वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर A154 है। ठीक है, क्लास 10th की NCERT की बुक, और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। ठीक है, ये जो साइंस की NCERT है 10th क्लास वाली, ठीक है, इसी से कवर कल जो है फिजिक्स को कवर किया था। अब जो इसका अध्याय 6 है जैव प्रक्रम, 7 है नियंत्रण एवं समन्वय, 8 है जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास अध्याय 9, और हमारा पर्यावरण अध्याय 15, और 16वां जो अध्याय है इसका वो है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कवर कर देंगे हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के PCS के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज UPSC सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर UP PCS 2026 के लिए चल रही है, और यूपी के लोअर PCS के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न, पौधों में जो जाइलम है उसका मुख्य कार्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम इसके कार्य पूछ लेता है। तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स यानी जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, बी है इसका आंसर। और अगर फ्लोएम पूछ ले तो भोजन का। जाइलम ऊतक पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को तने और पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखिए, अगर कार्बोहाइड्रेट का पूछ लेता या सीधे सीधे भोजन पूछ लेता तो जो भोजन का पाचन है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, माउथ कैविटी से। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक प्रोटीन को पूछ रहा है, तो प्रोटीन का तो स्टोमक में होता है, यानी आमाशय में, बी है इसका आंसर। देखिए, आमाशय या स्टोमक में जो है जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, जिसमें पेप्सिन नामक एंजाइम होता है। ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। यानी एक तरह से प्रश्न पूछा जाए कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख ही उसका उत्तर होगा, मुख गुहा या इंग्लिश में माउथ कैविटी। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज आपको PDF फॉर्म में मिलेगी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में उप उत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मुक्त होता है? तो देखिए, प्लांट है, जमीन से ले रहा है पानी को, ठीक है, ऊपर से सनलाइट आ रही है सूरज से, और एटमॉस्फेयर से ले रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को, रिलीज क्या कर रहा है? ऑक्सीजन। तो सी है इसका आंसर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणुओं का प्रकाश अपघटन यानी फोटोलिसिस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और यह वायुमंडल में छोड़ी जाती है। एक और चीज़ यहाँ घुमा के थोड़ी पूछ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो कहाँ से आती है? पहला ऑप्शन सनलाइट से, दूसरा जल से, तीसरा कार्बोहाइड्रेट से, चौथा उपरोक्त सभी से। तो क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, CO2 से नहीं, O2 से आती है। ठीक है, यानी H2O से आती है, मतलब जल से आती है O2। तो जल को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मानव वृक्क यानी किडनी किस तंत्र का एक भाग है? किडनी हमारा पोषण तंत्र तो है नहीं, ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब उत्सर्जन तंत्र है, सी है इसका आंसर। वृक्क हिंदी में, अंग्रेजी में किडनी, मानव शरीर का एक मुख्य उत्सर्जी अंग है जो रक्त को छोड़कर उसमें से यूरिया, यूरिक एसिड और अतिरिक्त लवणों को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कोशिका के किस भाग में पूर्ण होता है? इस इमेज को देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिख रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिख रहा है,
बी है इसका आंसर। कोशिका का पावर हाउस इसी को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। देखिए श्वसन का जो पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का जो पूर्ण ऑक्सीकरण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ प्रचुर मात्रा में एटीपी यानी ऊर्जा बनती है। रुधिर का कौन सा घटक थक्का यानी क्लॉट बनाने में मदद करता है? ब्लड क्लॉट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? ब्लड प्लेटलेट, सी है इसका आंसर। चोट लगने पर प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स रासायनिक क्रियाएं शुरू करके रक्त का थक्का बनाती है, जिससे शरीर से अत्यधिक खून बहना रुक जाता है। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर्ड होता है मछलियों का हार्ट? इस डायग्राम को देखिए, इमेज को देखिए, इसमें कितने कलर दिखाई दे रहे हैं, वही आंसर होगा। देखिए दो ही कलर यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो टू कोष्ठी है, मतलब दो कोष्ठी होता है या टू चैम्बर्ड होता है मछली का हृदय। अगर यही मनुष्य पूछ लेता तो मनुष्य का जो है फोर चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल का जो है थ्री चैम्बर्ड होता है। तो ये रेड वाला जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड है और दूसरा वाला इम्प्योर होगा। मछलियों के हृदय में केवल दो कोष्ठ, एक होता है अलिंद और एक होता है निलय, और मनुष्य में दो अलिंद और दो निलय होते हैं। मछलियों में एक अलिंद एक निलय, यहाँ से अशुद्ध रक्त क्लोम यानी गिल्स में जाता है, जहाँ वह ऑक्सीजन जनित होकर सीधे शरीर के अंगों में पहुँचता है मछली के। पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? डायग्राम को देखिए अच्छे से। ब्लू 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 स्पॉट इसमें दिख रहे हैं पत्तियों के ऊपर, तो वाष्पोत्सर्जन जो होगा वो होगा स्टोमेटा यानी रंध्रों के द्वारा, ठीक है। इसमें स्पॉट शॉट आते हैं, सी है इसका आंसर। देखिए पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं यानी स्टोमेटा। पौधों द्वारा अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में इन्हीं रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ा जाता है। जो अतिरिक्त जल वाष्प है, वाटर वेपर, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से जो है वायुमंडल में छोड़ा जाता है। अच्छा, जो मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां होती हैं ना, उनमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो, जल की हानि ना हो, तो उनकी पत्तियां जो होती हैं वो वैक्सी लीफ होती है, एक मोम जैसी परत होती है पत्तियों के ऊपर, ताकि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया हो ही ना और जल बच जाए। और मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं ना, वो बहुत लंबी नीचे फैल जाती हैं, पानी की तलाश में वो ऐसा करती हैं। हमारे पेशियों में अचानक अत्यधिक कार्य करने से ऐंठन क्यों होती है? क्योंकि लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है, सी है इसका आंसर। देखिए अत्यधिक व्यायाम या मेहनत करने पर पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे अवायवीय शोषण होता है और पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल के जमा होने से पेशियों में ऐंठन होती है। नियंत्रण एवं समन्वय, अगला जो अध्याय है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, सी है इसका आंसर। देखिए तंत्रिका कोशिकाएं जो है संदेशों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में पहुंचाती हैं और ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। दो तंत्रिका तंत्रों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसको कहेंगे सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। दो तंत्रिका तंत्रों यानी न्यूरॉन के मध्य के खाली स्थान को सिनेप्स या अंतर्गठन कहा जाता है। इसे सिनेप्टिक दरार या सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं। इसी खाली स्थान के जरिए रासायनिक संकेतकों को यानी न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में सूचना पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 12, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन और मुद्रा यानी पोस्चर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है?
यह है सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अनुमस्तिष्क जो है वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता तथा शरीर के संतुलन और स्थिति को नियंत्रित करता है, जैसे सीधी रेखा में चलना या साइकिल चलाना। इंसुलिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है वो किस ग्रंथि से होता है? देखिए हमारे अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में जो है लेगनहेज की दीपिकाएं पाई जाती हैं। उसमें 3 सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से निकलता है ग्लूकेगॉन, बीटा से निकलता है इंसुलिन और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। तो इंसुलिन पूछा है तो बीटा सेल हो गई। और कहाँ है ये? पेनक्रियाज में। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से हो जाता है डायबिटीज, मधुमेह। और भारत की अधिकतर आबादी इससे पीड़ित है, डायबिटीज से। क्वेश्चन नंबर 14 है, छुई मुई की पत्तियों को छूते ही झुक जाती हैं, वो क्यों झुक जाती हैं? क्या है इसका कारण? प्रकाशानुवर्तन, कंपानुकुंचन गति, गुरुत्वानुवर्तन या रसायनानुवर्तन यानी कीमोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और क्या है फोटोट्रोपिज्म या फिर थिग्मोनेस्टी। यह है कंपानुकुंचन, बी है इसका आंसर। कंपानुकुंचन गति। देखिए यह एक त्वरित गति है जो वृद्धि से संबंधित नहीं होती। स्पर्श की उद्दीपन के कारण पत्तियों की कोशिकाओं में जल की मात्रा यानी स्फीति दाब में तेजी से बदलाव आता है, जिससे पत्तियां मुड़ जाती हैं। और सभी ने छुआ होगा छुई मुई को। नंबर 15 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन वृद्धि अवरोधक यानी ग्रोथ इनहिबिटर है? ग्रोथ वृद्धि अवरोधक जो है इनमें तो एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक अम्ल है। डी है इसका आंसर। देखिए ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, जबकि जो एब्सिसिक एसिड है या एब्सिसिक अम्ल है वो वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के झड़ने, बीजों के प्रसुप्ति काल के लिए जिम्मेदार होता है। और ये इम्पोर्टेंट हैं, जो प्लांट हार्मोन है ना, इनसे प्रश्न बन जाते हैं। लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? थायरॉक्सिन को, एस्ट्रोजन को, टेस्टोस्टेरोन को या एड्रीनलिन को? एड्रीनलिन को कहा जाता है, बी है इसका आंसर। देखिए संकट या तनाव की स्थिति में अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन तेजी से स्रावित होता है, जो हृदय की धड़कन और श्वसन दर को बढ़ाकर शरीर को आपातकाल से निपटने के लिए तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 17, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा या गोइटर? ये है इसका आंसर। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, जिससे घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसका उदाहरण है? जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या है ये? यह है रसायनानुवर्तन यानी कीमोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए पुष्प में परागकण के बाद पराग नलिका रसायनों के आकर्षण के कारण बीजांड की तरफ बढ़ती है। रासायनिक उद्दीपन के प्रति इस गति को कहते हैं रसायनानुवर्तन।
अगला जो टॉपिक है वो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन या 19 नंबर का क्वेश्चन अमीबा से रिलेटेड है। जितने भी बायोलॉजी वाले हैं पढ़ा होगा स्कूल में, डायग्राम भी बनाया होगा इसका। अमीबा में जो जनन होता है मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा होता है। देखिए अमीबा जो है ना 1 से 2 हो जाते हैं, तो इसमें जो है बाइनरी फिजन होता है, यानी द्विखंडन द्वारा। बी है इसका आंसर। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अनुकूलन परिस्थितियों में अपने केंद्रक और कोशिका द्रव्य को 2 बराबर भागों में विभाजित करके अलैंगिक जनन यानी द्विखंडन करता है। एक ये हो गया। एक हाइड्रा का ही पूछ लेता है, हाइड्रा और ईस्ट में जो अलैंगिक जनन की सामान्य विधि है वो कौन सी है। इसमें होता है बडिंग के द्वारा, यानी मुकुलन विधि है। सी है इसका आंसर। मुकुलन विधि में जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार मुकुलन या बड बनता है जो धीरे धीरे विकसित होकर मुख्य जीव से अलग हो जाता है और एक नया जीव बन जाता है। ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग विकसित होकर फल यानी फ्रूट बनाता है। तो ये तो अंडाशय है, ओवरी। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं, बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय विकसित होकर बनाएगा फल। मानव मादा में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ से संपन्न होती है। फेलोपियन ट्यूब में होती है ये। ठीक है, अंडवाहिनी जिसको बोलते हैं। पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु का जो मिलन है यानी निषेचन है वो फेलोपियन नलिका में होता है। इसके बाद नर में जो युग्मनज है यानी जाइगोट है वो गर्भाशय में आकर स्थापित हो जाता है और प्लासेंटा से जुड़ जाता है। ठीक है, और जो प्रक्रिया है 8 से 9 महीने की, ठीक है, वो चलती है। नंबर 23 पर आ जाइए। पुरुषों में नर जनन, मुख्य नर जनन हार्मोन कौन सा है। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो फीमेल है ये हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन है यहाँ पर नर जनन हार्मोन या फिर मेल हार्मोन। देखिए टेस्टिस द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो शुक्राणुओं के उत्पादन को नियंत्रित करता है और लड़कों में यौवनावस्था के लक्षण का विकास करता है, लक्षणों का विकास करता है। नंबर 24 पर आ जाइए। ब्रायोफाइलम में जनन पौधे के किस भाग द्वारा होता है। पत्ती द्वारा होता है, लीफ। ब्रायोफिलम या ब्रायोफाइलम यानी अजूबा की पत्तियों के किनारों यानी खांचों पर कलिकाएं विकसित होती हैं जो मिट्टी पर गिरने पर अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। 25वां प्रश्न है प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया में यदि उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा। क्या प्लेनेरिया मर जाएगा। केवल पूंछ वाला भाग जीवित रहेगा, केवल इसके सर वाला भाग जीवित रहेगा, या प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जीव बन जाएगा। देखिए प्लेनेरिया को यदि बीच से काट दें तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जीव बन जाएगा। डी है इसका आंसर। प्लेनेरिया में जो है ना अत्यधिक पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की क्षमता होती है। इसकी विशिष्ट कोशिकाएं विभाजित होकर कटे हुए भागों से पूरे नए जीव का पुनर्निर्माण कर देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित STD नहीं है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं ये सारी की सारी। हाँ, जीवाणु जनित STD है पूछ रहा है, या एक तरह से कह लीजिए विषाणु जनित नहीं है। तो एड्स जो है विषाणु जनित है, मस्सा भी विषाणु जनित है, हेपेटाइटिस भी विषाणु जनित है, लेकिन सिफिलिस जो है वो जीवाणु जनित है। सी है इसका आंसर। सिफिलिस और गोनोरिया जीवाणु, सिफिलिस और गोनोरिया जो है
वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के कारण होने वाले यौन संचारित यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। एड्स और मस्सा वायरस, एड्स और मस्सा जो है वो विषाणु यानी वायरस जनित होता है। तो ये तो क्यूरेबल हैं दोनों, लेकिन यहाँ दिक्कत है। नंबर 27 पर आ जाइए। परागकोश में क्या क्या पाया जाता है? परागकोश में क्या पाए जाते हैं? पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। परागकण, सी है इसका, बी है इसका, सी है इसका आंसर। देखिए, परागकोश फूल के पुंकेसर यानी नर भाग का शीर्ष हिस्सा होता है, जिसके अंदर नर युग्मक यानी पराग कणों का निर्माण होता है। अगला जो टॉपिक है 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का, वो है आनुवंशिकता एवं जैव विकास यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अध्याय 4 है ये। तो एक आसान सा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क को, जेवीएस हाल्डेन या ग्रेगर जॉन मेंडल को? ग्रेगर जॉन मेंडल, बी है इसका आंसर। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे, 3 नियम दिए थे, ठीक है, और अपने ऐतिहासिक प्रयोगों के माध्यम से आनुवंशिकता के बुनियादी नियमों को प्रतिपादित किया था। उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये था साधारण मटर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम। मेंडल ने उद्यान मटर यानी गार्डन पी को चुना क्योंकि इसमें कई विपरीत या विरोधी लक्षण दिखाई देते हैं और इसका जीवन चक्र छोटा होता है, यानी प्रयोग जो है, रिजल्ट जो है बहुत कम समय में आ जाएगा। 30वां प्रश्न है, मानव के एक सामान्य कायिक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े 46 गुणसूत्र। मानव की प्रत्येक सामान्य कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र यानी ऑटोसोम्स होते हैं और एक जोड़ा जो है लिंग गुणसूत्र होता है यानी सेक्स क्रोमोसोम। मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए निम्नलिखित में से किसका गुणसूत्र उत्तरदायी है? केवल माता, केवल पिता, माता पिता दोनों, पर्यावरण? इसका है, केवल पिता का, ठीक है। और बाह्य आडंबरों में दोष यहाँ दिया जाता है, जो हमारी कुरीतियाँ फटी हुई, सड़ी हुई। देखिए, महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र XX होते हैं, जबकि पुरुषों में XY होते हैं। यदि पिता से X गुणसूत्र आता है तो लड़की होती है, और यदि Y गुणसूत्र आता है तो लड़का होता है। तो सारी जिम्मेदारी इसी की है। नंबर 32, समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन का सही उदाहरण कौन सा है? होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है कि समजात अंग मतलब देखने में तो समान होते हैं और उनके कार्य अलग अलग होते हैं, जैसे मनुष्य का हाथ और कुत्ते के अगले पैर, ठीक है, देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन काम दोनों का अलग अलग है। तो ये हो गए होमोलोगस ऑर्गन। देखिए, समजात अंग वे होते हैं जिनकी मूल संरचना और उत्पत्ति समान होती है, लेकिन वे अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कि मनुष्य का हाथ और कुत्ते का पैर, ठीक है। अंदरूनी हड्डियों के ढांचे समान है लेकिन काम अलग अलग है इनके। कुत्ते की अगली टांगें तो चलने के काम आती है, मनुष्य का हाथ चलने के काम थोड़ी आता, दूसरे काम करता है। समृद्धि या समरूप अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाएंगे देखने में अलग अलग, मतलब इनकी उत्पत्ति अलग अलग होगी, भिन्न होंगे, और काम इनके समान होंगे। सी है इसका आंसर। जैसे कि मनुष्य का हाथ, एकेडिना का हाथ की टांग, काम सबके समान है लेकिन दिखने में अलग अलग। समरूप अंग वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है।
लेकिन वे एक जैसा कार्य करते हैं। जैसे तितली के पंख और पक्षी के पंख दोनों उड़ने का काम करते हैं, पर उनकी संरचना जो है अलग अलग है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो चार्ल्स डार्विन की है, बी है इसका आंसर। देखिए, डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया कि प्रकृति उन जीवों का चयन करती है जो पर्यावरण के प्रति सबसे बेहतर अनुकूलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। जीवों में अचानक होने वाले वंशागत परिवर्तनों को क्या कहा जाता है जो विकास में सहायक होते हैं? जीवों में अचानक होने वाला वंशानुगत परिवर्तन या जीन में अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन है, इंग्लिश में म्यूटेशन। देखिए, डीएनए अनुक्रम में अचानक होने वाला स्थायी परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। यदि यह जनन कोशिकाओं में होता है तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है और जैव विकास का आधार बनता है। अगला जो टॉपिक है वो है अवर एनवायरनमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। इससे पहला प्रश्न है या 36वें नंबर का प्रश्न है, किसी पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा का मुख्य और अंतिम स्रोत क्या है? आसान सा प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश। देखिए, सौर ऊर्जा ही पृथ्वी पर जीवन और सभी पारिस्थितिक तंत्रों की ऊर्जा का मूल स्रोत है। उत्पादक यानी हरे पौधे इस प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ओजोन परत यानी जो ओजोन लेयर है वो वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेस को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। 38 ओजोन यानी O3 के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1 2 3 4, 3 होते हैं। ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो O3 है, जिसका अर्थ है कि इसके एक अणु का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के आपस में जुड़ने से होता है। अब आ जाइए 39। एक आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? इसे लिंडनमैन का 10% का नियम कहते हैं, 10% ऊर्जा। ठीक है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही मुक्त हो जाती है, बाकी 90% यहाँ खर्च हो जाती है। इस जो 10% गई आ गया तो उसकी 90% यहाँ खर्च हो जाएगी, फिर आगे 10% जाएगी, ऐसे। ठीक है, लिंडनमैन का यह 10% का नियम है। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% भाग ही अगले पोषण स्तर पर स्थानांतरित होता है। शेष 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, खर्च हो जाती है, व्यय हो जाती है, कुछ भी कह लो। 40वां प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण यानी डिप्लेशन के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? बताइए। मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड? ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं हो रही है, ओजोन परत के क्षरण की बात हो रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बी है इसका आंसर। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और अग्निशामक यंत्रों से निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC गैसें समताप मंडल में जाकर ओजोन अणुओं को तोड़ देती हैं, जिससे ओजोन परत पतली हो जाती है। 41 निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल कचरा है? जैव निम्नीकरणीय। प्लास्टिक की थैली नॉन बायोडिग्रेडेबल, कांच की बोतल नॉन बायोडिग्रेडेबल, DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल, फलों और सब्जियों के छिलके ये हैं बायोडिग्रेडेबल। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे कि जीवाणुओं के द्वारा, कवक के द्वारा आसानी से अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर किन्हें कहा जाता है? ये तो हरे पौधे हैं।
ठीक है, ग्रीन प्लांट। हरे पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। और पारितंत्र के सभी जीव भोजन के लिए इन्हीं पर निर्भर होते हैं। नंबर 43, जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन का क्या तात्पर्य है? ये 2-3 होते हैं, एक ये बायोमैग्निफिकेशन है, एक होता है बायो एक्युमुलेशन, सब बताया है मैंने। देखिए, बायोमैग्निफिकेशन है यानी जैव आवर्धन है आहार श्रृंखला के उच्च पोषी स्तर पर हानिकारक रसायनों की सांद्रता बढ़ना। ठीक है, मान लीजिए किसी फूड चेन में आर्सेनिक या डीडीटी खाया जा रहा है, तो जो सबसे ऊपर का जानवर होगा सबसे ज़्यादा प्रतिशतता उसमें होगी उस जहर की। जब डीडीटी जैसे अजैव निम्नीकरणीय कीटनाशक आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो उनका अपघटन नहीं होता और वे प्रत्येक पोषी स्तर पर संचित हो जाते हैं। सर्वोच्च उपभोक्ता जैसे कि मनुष्य या बाज में इनकी सांद्रता सबसे अधिक हो जाती है। अगला जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ठीक है, यानी जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ करना है। 44, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का सही क्रम या अर्थ क्या है? रीड, राइट, स्पीक, रिकवर, रिवॉर्न, रीमेक, रिमूव, रिप्लेस, रेस्ट, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ये है इसका आंसर। मतलब कम उपयोग करो, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। और वर्तमान मानव क्या कर रहा है? बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है। ठीक है, रिसाइकल कर तो रहा है लेकिन उससे भी क्या हो रहा है? दूसरा पर्यावरण क्षति हो रही है, यानी क्लाइमेट चेंज उससे भी नहीं रुक रहा, ग्लोबल वार्मिंग उससे भी बढ़ ही रही है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 3R का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। संसाधनों का कम इस्तेमाल करना यानी रिड्यूस, कचरे से नई वस्तुएं बनाना रिसाइकल, और किसी वस्तु को फेंकने के बजाय बार बार उसका उपयोग करना रीयूज। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने क्या किया? इथेनॉल। ठीक है, E20 पेट्रोल बनाया, लेकिन उससे क्या हो रहा है? पानी बर्बाद हो रहा है और प्रदूषण बढ़ रहा है। पैंतालीसवां प्रश्न है, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट किससे संबंधित था? ये था वन और वृक्ष संरक्षण से। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में व्यावसायिक कटाई से वनों को बचाने के लिए शुरू हुआ था। इसमें स्थानीय लोग विशेषकर महिलाएं पेड़ों से चिपक गए थे, पकड़ लिया था उनको, लिपट गए थे ताकि पेड़ नहीं काटे जाएं। नंबर 6 पर आ जाइए, गंगा कार्य योजना है, गंगा एक्शन प्लान, ये है कब का? यह है 1985, बी है इसका आंसर, 1985। गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता सुधारने और उसमें प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1985 में एक बहु करोड़ी परियोजना की शुरुआत की गई थी, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला। 47वां प्रश्न है, जल में किस जीवाणु या बैक्टीरिया की उपस्थिति पानी के मल मूत्र द्वारा प्रदूषित होने को दर्शाती है? यह है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। अगर किसी झील में, जल निकाय में, पॉन्ड में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आ गया है तो समझ जाओ कि इसमें क्या घुस गया है? मानव मल मूत्र। ए है इसका आंसर। कॉलीफॉर्म जीवाणुओं का एक समूह है जो मानव की आंत में पाया जाता है। पानी में इसकी उपस्थिति यह संकेत देती है कि पानी रोगजनक सूक्ष्म जीवों को दूषित
पानी रोगजनक सूक्ष्म जीवों से दूषित हो चुका है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। सी है इसका आंसर। देखिए, राजस्थान के खेजराली गांव में वर्ष 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपनी बेटियों सहित 363 लोगों के साथ बलिदान दे दिया था। उनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए 1731 में, इतने साल पहले। और आज क्या कर रही है सरकार? ठीक है, पेड़ों का कटान कर रही है। 49वें नंबर पर खादीन और बंधीस पारंपरिक विधियां भारत के किस राज्य में जल संग्रहण यानी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उपयोग की जाती हैं? यह है राजस्थान। सी है इसका आंसर। राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में प्राचीन काल से ही वर्षा जल को संचित करने के लिए खादीन, टैंक और नाड़ी जैसी ढलानी कृषि प्रणालियों और मिट्टी के बांधों का उपयोग किया जाता रहा है। नंबर 50 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नदियों की सफाई करना, वन्य जीवों की तस्करी रोकना, ओजोन परत का संरक्षण। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना। जो हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा। कोई भी देश नहीं कर रहा। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके तहत औद्योगिक देशों को वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य किया जाता है। ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ठीक है, कोई भी नहीं कर रहा है। यूरोप की हालत देख ही सकते हो क्या हो रहा है। तो 50 प्रश्न 10th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी कवर हो गई है। ठीक है, यूपीपीएससी, किसी भी स्टेट का पीसीएस या फिर यूपी का लोअर पीसीएस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कर लेना इनकी। धन्यवाद।